सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट इंजीनियर स्टोरी। मैं हूं सौभाग्य महापात्र। आप सबको लग रहा होगा कि ये बच्चा इतने देर से था कहाँ, इतने देर से वीडियो क्यों नहीं आई। मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है और आईआईटी दिल्ली की पढ़ाई काफ़ी हेक्टिक है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं JEE 2024 मेंस स्ट्रेटजी। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये 3 वीडियोस का सीक्वेंस बनने वाला है। फिजिक्स के लिए एक अलग वीडियो, केमिस्ट्री के लिए अलग वीडियो, मैथ्स के लिए अलग वीडियो। आज मैं सिर्फ फिजिक्स का वीडियो बनाने वाला हूँ और लेटर ऑन केमिस्ट्री एंड मैथ्स भी आ जाएंगे। तो जब हम JEE मेंस की फिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो पिछले 2-3 साल से वो काफ़ी ही आसान आती आ रही है। मेरे खुद JEE मेंस फिजिक्स में 95 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो मैंने कैसे किया था ये? इसका एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। आप भी इसे फॉलो करेंगे तो आपकी भी आ जाएगी आराम से। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम फिजिक्स के सारे चैप्टर्स देखते हैं। तो पहले जब हम शुरू करते हैं फिजिक्स तो इसमें आता है यूनिट्स एंड डिमेंशंस। यूनिट्स एंड डिमेंशंस का एक सवाल हमेशा ही आता है JEE मेंस में। ये चैप्टर में आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बस कॉमन सेंस का चैप्टर है। इसके क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर खोलेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पहले टैकल करना है। इससे आपके 4 मार्क्स सेट। अब हम शुरू करते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या शुरू होता है? पहले काइनेमैटिक्स। तो अगर आप देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों में काइनेमैटिक्स का एक ही तरीके का सवाल आ रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। वो प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी हॉरिजॉन्टल, कभी वर्टिकल, कभी वो जो एक होता है ना कि एक पॉइंट से फेंका दूसरे पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल आ गया, मतलब सबसे जनरल केस। कभी कभार इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, बस इससे आगे वो बढ़ते ही नहीं। रिलेटिव मोशन कभी कभार पूछ लेते हैं लेकिन इतना हाई लेवल नहीं पूछते, बिल्कुल सिंपल। आपके 4 नंबर उससे भी पक्के हो जाएंगे अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ मास्टर कर लेंगे। तीसरा आता है हमारा NLM, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये भी एक काफ़ी ही आसान चैप्टर है JEE मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस बिल्कुल स्टैंडर्ड आते हैं। वो क्या करते हैं, एक ब्लॉक दे देते हैं, फिर आपको फोर्सेस दे देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम देख के आपको करने होते हैं। इसके आप PYQs ही कर लेंगे ना, आपका काम हो जाएगा। कभी कभार वो फ्रिक्शन का कुछ डाल देते हैं उसमें, स्लिपिंग वगैरह देख के, लेकिन बहुत ही एलिमेंट्री होता है, हो जाएगा आपसे। फिर आते हैं हम वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर इतना रद्दी सवाल पूछते हैं उससे कि आपका कुछ काम नहीं है उसमें। सिर्फ वर्क एनर्जी थियरम रट लीजिए। वर्क एनर्जी थियरम पे ही सारे सवाल आते हैं। कभी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब वो सब बहुत ही आसान सवाल आते हैं उससे। एक ही पैटर्न के सवाल आते हैं। आप PYQs देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं होता। फिर हम आते हैं रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन अगर हम JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई क्या ही चैप्टर है, बहुत ही खतरनाक चैप्टर। JEE मेन से देखेंगे तो नहीं, कुछ नहीं। ये क्या करते हैं कि आपको एक वो होता है ना इक्वेशन, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क का। इसी को ही वो घुमा फिरा के भेजते हैं। कभी इस फोर्स को यहाँ पे लगा दिया, कभी इस फोर्स को यहाँ पे लगा दिया, या फिर कभी फोर्सेस के वेक्टर्स के साथ दे दिए क्रॉस प्रोडक्ट्स और एक एलिमेंट्री सा शेप दे दिया। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता ही होता है, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक शेप्स होते हैं। और उससे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ देते हैं। उससे कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, आप सिर्फ यही फॉर्मूले रट के चले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। इससे आपका मैकेनिक्स डन। और एक टॉपिक आता है ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन का क्या है, आपको वो फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, वो जो Gm1m2/r² वाला। और ऊपर से क्या करना है, आपको सब जो शेप्स होते हैं, जैसे सॉलिड स्फीयर हो गया या फिर हॉलो स्फीयर हो गया, इन सब के पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब याद रखने। इससे ही क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा कुछ टफ नहीं आते। फिर जो दूसरा टॉपिक आता है फिजिक्स का, वो है हीट एंड वेव्स। हीट में जो आते हैं, पहले हीट ट्रांसफ़र के जो सवाल होते हैं काफ़ी इजी वाले आते हैं। वो क्या करते हैं, वो 2 रॉड दे देते हैं और 2 रॉड के जंक्शन का टेम्परेचर पूछ लेते हैं, और वो एक जो होता है फॉर्मूला, वो हीट ट्रांसफ़र का, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट ट्रांसफ़र, उसके बिल्कुल ही सिंपल सवाल। फिर थर्मोडाइनमिक्स के क्या करते हैं, वो ग्राफ दे देते हैं, और ग्राफ देखकर आपको उस ग्राफ के हिसाब से प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करके इक्वेशंस लिखने होते हैं। उसका एक ही टाइप के आते हैं। अब इसका जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है,
इसके लिए मैं क्या रिकमेंड करूँगा, एड्यूनिटी चैनल है एक फिजिक्स का, मोहित गोयनका सर से। इनसे आप एक बार सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ लीजिएगा, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक चैप्टर जो आता है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, ये तो भाई क्या ही बोलूँ आपको, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, PV = NRT उनका सबसे फेमस फॉर्मूला, और ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब आपको एक बार देख लेना है। क्वेश्चन सीधा उठ के आएंगे आपके 4 नंबर पक्के। फिर आते हैं आपके पास वेव्स के चैप्टर। वेव्स में क्या होता है, ये लोग एक कभी कभार इक्वेशन पे खेलते हैं कि a sin kx cos वाला ये सब, और यूजुअली लेकिन स्टैंडिंग वेव्स पे आते हैं कि इतने नोड्स, इतना हार्मोनिक दे दिया, ये दे दिया, इसके ऊपर एलिमेंट्री इक्वेशंस, अब वही कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि वेव्स में भी आपको इतना नहीं पढ़ने की ज़रूरत। SHM में वो क्या करते हैं, आपको वो सिंपल जो फॉर्मूलाज होते हैं कि एक इस कोऑर्डिनेट पे कितनी वेलोसिटी, इस कोऑर्डिनेट पे कितनी एक्सेलरेशन, ये सब जो फॉर्मूला होते हैं, a² √ a² - x², ω √a² - x², ये सब आपको याद करना हो जाएगा आपका। तो इससे आपका हीट एंड वेव्स खत्म। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मेन से उसकी इतनी एसेंस नहीं आती, काफ़ी आसान होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको कूलॉम्स लॉ तो याद रखना ही है, K/Q1 Q2 R², और इस पे आपको वही जैसे ग्रेविटेशन में आपने पोटेंशियल और फील्ड याद रखा था, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पोटेंशियल और फील्ड याद रखना है, और ये दोनों काफ़ी इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो ये कर सकते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, और इसके लिए आपको इतना प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ PYQs देखेंगे आपका काम हो जाएगा। और अब हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या करते हैं, वही स्टैंडर्ड एक सर्किट दे देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। वो थोड़ा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी एक अच्छे कोचिंग मॉड्यूल से, आपका काम हो जाएगा। कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज के भी क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, लेकिन उस पर भी इतने इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते, तो आप कर सकते हैं। फिर आता है कैपेसिटर्स, सेम जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, कैपेसिटर्स के लिए भी वैसे पढ़िएगा, बस डाइलेक्ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। आपको टाइम कांस्टेंट, वाइम कांस्टेंट, उसके सवाल बिल्कुल नहीं करने, वो मेंस में नहीं आते, तो आप सेफ है। फिर आता है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में इनको वो तो आता ही है, जो क्लासिकल मैग्नेटिज्म आता है वो आपको पूरा NCERT से याद रखना है और एड्यूनिटी से एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि वो हाईली थियोरेटिकल चैप्टर है, पढ़ लेंगे तो आपके मार्क्स सिक्योर्ड है। फिर जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आता है, उसमें आपको जरा फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जैसे लाइक सोलेनॉइड का हो गया, स्ट्रेट वायर का हो गया, लूप का हो गया, ये याद रखने। वो क्या करते हैं, इकट्ठे 2-3 शेप्स डाल देते हैं और फिर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल होता है, आप फॉर्मूला याद कर दीजिए, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, मैग्नेटिज्म आपका कवर्ड हो जाएगा। और इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फुल्ली कवर्ड हो जाता है। अब हम आते हैं ऑप्टिक्स पे। तो ऑप्टिक्स में अब 2 होते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं और इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करने पे ही हैंग आती है, तो अगर आपके पास टाइम है तो ही रे ऑप्टिक्स करिए, नहीं तो लेकिन इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके हार्डली एक से ज़्यादा सवाल तो आता ही नहीं है रे ऑप्टिक्स का मेंस में, भले ही एडवांस में ज़्यादा आता हो, मेंस में रे ऑप्टिक्स इतना नहीं आता, तो आप अपने टाइम के हिसाब से उसको कर सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स के लिए लेकिन आप YDSE यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये याद रखिएगा, ये आता ही आता है, या और बहुत ही सिंपल, वो आप कोई भी सेनगेज से ही कर लीजिए, सिंगल करेक्ट आपका काम हो जाएगा। या फिर आप और ये भी कर सकते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ये उनका फेवरेट टॉपिक है क्योंकि JEE मेंस टॉपिक है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये आपको दोनों करना ही करना है ऑप्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वेव ऑप्टिक्स। फिर आते हैं जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब NCERT से पढ़ लीजिए और मोहित गोयनका सर के चैनल से देख लीजिए। इसके भी फॉर्मूला बेस्ड होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा, 4 नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। और ये कभी यूजुअली मेन क्वेश्चन में नहीं आता, वो न्यूमेरिकल में आता है, तो आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, और कोई चैप्टर कर सकते हैं, ऑप्टिक्स हो जाता है। फाइनल जो चीज़ आता है वो होते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसको समझने में मुझे भी दिक्कत हुई थी, लेकिन इसके जो इजी पार्ट्स हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे लॉजिक गेट्स में आपको 1 घंटा से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है वो, और बाकी जो थियोरेटिकल पार्ट्स हैं सेमीकंडक्टर्स के,
उसको आप एक बार मोहित त्यागी सर के चैनल से यानी अमित बिजरनिया सर के लेक्चर्स से एक बार देख लीजिएगा, आपका फिजिक्स के लिए सेमीकंडक्टर सेट हो जाता है। और फाइनल चैप्टर जो होता है कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरा एनसीईआरटी से पढ़िए और उसके कुछ लेक्चर्स आप देख लीजिए यहाँ से अमित बिजरनिया सर से, आप कम्युनिकेशन सिस्टम भी सॉल्व। और कभी कभार वो इस पे भी पूछ लेते हैं एरर एनालिसिस पे। तो एरर एनालिसिस पे वो वर्नियर कैलिपर तो इतना नहीं पूछते, स्क्रू गेज काफ़ी पूछते हैं। स्क्रू गेज भी आप मोहित त्यागी सर से पढ़ लीजिए, मतलब अमित बिजरनिया सर से, उससे ज़्यादा आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है फिजिक्स से। तो इसी के साथ आपका फिजिक्स का स्ट्रैटेजी कंप्लीट होता है। तो आज का स्ट्रैटेजी सिर्फ फिजिक्स के लिए ही था। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी। So let us know if you had any doubts in the strategy I discussed, and I'll be happy to answer in the comments. And I'll be back with a new video soon. I hope. अगर IIT Delhi वाले कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाल देते बीच में. So till then, see you.